अब बात करते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की। ठीक है, ये इससे पहले हम लोगों ने सारी की सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखी, हालांकि ये भी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ही है, पर ये जो है वो थोड़ी सी इफिशिएंट है और यहां पर हम लोग एक ही आंख से सबको नहीं देखते। एक ही आंख से देखने का मतलब ये है कि अभी हम क्या करते थे, अभी हम एक क्राइटेरिया देखते थे, वो क्राइटेरिया अगर राउंड रॉबिन है तो हम टाइम क्वांटम देखते थे, अगर वो प्रायोरिटी है तो हम प्रायोरिटी देखते थे, अगर वो शॉर्टेस्ट जॉब है तो हम देखते थे किसका बर्स्ट टाइम कम है। लेकिन यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि आप किस तरह की प्रोसेस हो, आप किस टाइप की प्रोसेस हो, हम यहां पर ये देखते हैं। ठीक है भैया, चलो यहां पर ऐसा क्यों देखते हैं, एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझो। मैंने बोला कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है, ये एक टाइप की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये तो जाहिर सी बात है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेस को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर अलग अलग क्यूज के अंदर रखते हैं। मैंने क्या बोला, हम लोग प्रोसेस को उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से अलग अलग क्यू में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लो एक क्यू है, ठीक है भैया, एक और क्यू है, मान लो ये दो क्यू है, ठीक है भैया, इन दोनों क्यू के अंदर दो अलग अलग टाइप की प्रोसेस आएंगी और हर एक क्यू की अपनी खुद की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होने वाली है। मतलब भैया अगर मान लो कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे साथ इंटरेक्शन करती है, एक होती है इंटरैक्टिव प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोड एडिटर हुआ, कोई गेम हुआ जो हमारे संग बातचीत लगातार कर रहा होता है, बिना हमारे इंटरेक्शंस के उसको सीपीयू नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, यूट्यूब हुआ, जब तक आप यूट्यूब पे जाकर गाना नहीं चलाओगे, बेसिकली वो हमारे इंटरेक्शन से चलेगा। आप कोई गेम खेलोगे तो जब तक आप गेम खेल नहीं रहे हो तब तक उसको सीपीयू नहीं मिल रहा, जब तक आपने गेम को चालू करके उसमें खेल नहीं रहे हो तब तक उसको सीपीयू नहीं मिला। ठीक है भैया, तो सारी इंटरैक्टिव प्रोसेस हम इसके अंदर डाल देंगे। मान लो कोई ऐसी प्रोसेस है जो बिहाइंड द सीन्स चल रही होती है, हम उसको यहां पर डाल देंगे। ठीक है भैया, फिर उसके हिसाब से हमको किस प्रोसेस को शेड्यूल करना है उसकी अपनी यहां पर चलती रहेगी। ऐसे ही बिहाइंड द सीन प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करना है वो अपना यहां पर चल रहा होगा। तो हम यहां पर ये नहीं देखते कि किस तरह का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, हम बस ये देखते हैं कि आप प्रोसेस किस टाइप की हो, आप इंटरैक्टिव प्रोसेस हो, आप पीछे चलने वाली प्रोसेस हो, या फिर आप अलग अलग तरह की प्रोसेस हो। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी तरह की प्रोसेस होती है, उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। ठीक है भैया, और हर एक क्यू की अपनी खुद की एल्गोरिथम होती है। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, इसको देखो, पहले इसको देखो, इसको नोट करो। ठीक है भैया, फिर हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके इस चीज को और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है भैया, मैंने बोला इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। इसके की पॉइंट्स ये होती हैं कि भैया हम मल्टीपल क्यूज को असाइन करते हैं। ठीक है भैया, हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोसेस को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ठीक है भैया, कैसे भैया, हो सकता है कुछ प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंट हो सकता है उस प्रोसेस का टाइप कुछ और हो सकता है उस प्रोसेस की मेमोरी रिक्वायरमेंट कुछ और हो, इस हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग क्यूज के अंदर डाल देंगे। मैंने बोला मान लो मेरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये मेरी प्रोसेस जो है वो अलग अलग मेमोरी के हिसाब से चलेंगे। मान लो बहुत ज्यादा मेमोरी लेने वाली प्रोसेस, बीच की कुछ थोड़ी बहुत मेमोरी लेने वाली प्रोसेस, बहुत कम लेने वाली प्रोसेस, मेमोरी जो है वो अलग अलग क्यूज में डाल देंगे। हो सकता है हमने अलग अलग जो क्यू बनाई है वो प्रायोरिटी के हिसाब से बनाई है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस उनको एक अलग क्यू में डाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी कभार मुझे उनके बीच में से भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी की, पर उनके बीच में से भी सिलेक्ट करना मुझे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर मैं आंख बंद करके अंदर मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये मेरी पोटली है, एक पोटली है, इसके अंदर प्रोसेस डली हुई है, इसके अंदर प्रोसेस डली हुई है बहुत सारी, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस डली हुई है। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में आई? अब इसके अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस भी है, लोएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस भी है, पीछे चलने वाली बिहाइंड द सीन प्रोसेस जिसको बैच प्रोसेस बोला जाता है, बिहाइंड द सीन चलने वाली प्रोसेस भी है, इंटरैक्टिव प्रोसेस भी है। तो अब आप जब इसके ऊपर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करते हो तो आप वो वाली एल्गोरिथम कर रहे हो जो अभी हमने इससे पहले पढ़ी हुई है। ठीक है भैया, राउंड रॉबिन लगा लो, शॉर्टेस्ट जॉब लगा लो। ठीक है भैया, तो यहां पर हाईएस्ट प्रायोरिटी, बैच प्रोसेस होने का, इंटरैक्टिव होने का कोई फायदा नहीं है। आप सभी को एक ही निगाह से देखने वाले हो, जो कि क्या होने वाली है आपकी एल्गोरिथम का क्राइटेरिया। ठीक है भैया, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि भैया उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होने का मतलब ही क्या हुआ जब आप उसको प्रायोरिटी दे नहीं पा रहे हो। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला कि हम अलग अलग पोटलियां बनाएंगे जिसके अंदर सेम तरह की प्रोसेस होंगी। मैंने बोला यहां पर प्रायोरिटी बेस पर रहनी चाहिए, यहां पर इंटरैक्टिव प्रोसेस रहनी चाहिए, यहां पर बैच प्रोसेस होनी चाहिए जो बिहाइंड द सीन चलती है। ठीक है भैया, अब मैं यहां पर अपनी एल्गोरिथम लगाऊंगा जो कि प्रायोरिटी बेस पे होने वाली है। ठीक है भैया, मैंने यहां पर लगा दी प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी या प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव लगा दी। अब मान लो यहां पर इंटरैक्टिव है, ठीक है भैया, तो इंटरैक्टिव के ऊपर मैं कौन सा लगाऊंगा भैया? FCFS लगा दी।
ठीक है भैया। एफसीएफएस का मतलब ये है कि मान लो मैंने 4 गेम है, चारों खोल के रख लिए, चारों गेम है, चारों खोल के रख लिए भैया, सिंपल सी बात है, जो गेम पहले आएगा उसको खेलूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भैया। तो इंटरेक्टिव के लिए मैंने एफसीएफएस लगा ली। ठीक है भैया, क्या लगा ली? एफसीएफएस लगा ली। मान लो बैच प्रोसेस है, बैच प्रोसेस के लिए मैंने राउंड रॉबिन लगा ली। ठीक है, ये बैच प्रोसेस के लिए मैंने राउंड रॉबिन लगा ली, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स सारी प्रोसेस कंटिन्यू चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक पकड़ के बैठी हुई है वो सीपीयू का इंतजार कर रही है, नहीं भाई, सीपीयू दक 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 करके ऐसे 2-2 सेकंड का 2-2 सेकंड का सबको समय देता रहेगा। ठीक है भैया। तो मैंने यहां पर राउंड रॉबिन लगा दी। ठीक है भैया। तो ये तरीका ज्यादा आसान पड़ेगा। यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह की एल्गोरिथम लगा रहा हूं, बस ये फर्क पड़ता है कि आप किस टाइप की हो। ठीक है भैया, किस टाइप की प्रोसेस हो। क्या समझ में आई? ठीक है भैया। चलो, तो यहां पर ये मुद्दा होता है हमारा, ये कौन सा प्रोसेस है भैया? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर। ठीक है भैया। तो भैया यहां पर हम फिक्स शेड्यूलिंग को एक क्यू के अंदर रख देते हैं, मतलब एक तरह की प्रोसेस को एक क्यू के अंदर रख देते हैं, और हर किसी के पास अपनी खुद की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। पर इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है, इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि मान लो एक, चलो मैं डिसएडवांटेज जो है वो अगली वाली जो मेथड होगा उसके अंदर डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिसएडवांटेज है वो अगले वाले जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं ना, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात समझना कि किसी भी क्यू के अंदर हम लोग अपनी प्रोसेस को माइग्रेट नहीं करते प्रोसेस की प्रायोरिटी के हिसाब से या फिर लेटनेस के हिसाब से। लेटनेस के हिसाब से सिंपल सा मतलब समझो, मान के चलो कोई बैच प्रोसेस है, मान लो कोई बैच प्रोसेस है, वहां पर मैंने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम नहीं लगाई, वहां पर राउंड रॉबिन नहीं लगाई, मान लो मैंने शॉर्टेस्ट जॉब लगा दी, वहां पर मैंने शॉर्टेस्ट जॉब लगा दी। ठीक है भैया। तो जिसका टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। मान लो कोई एक ज्यादा टाइम लेने वाली इंपॉर्टेंट प्रोसेस पीछे लाइन में खड़ी खड़ी वेट कर रही है, उसके पास सीपीयू बहुत देर से आ ही नहीं रहा है, तो भैया यहां पर हमारा ऐसा कुछ नहीं होगा कि भैया उसको थोड़ा सा उठा के आगे लेके आया जाएगा क्योंकि बहुत देर से आपको कुछ मिला नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा होता है ना जिसको बैटिंग नहीं मिल रही, पहली इनिंग हो गई, दूसरी इनिंग हो गई, वो साइड में खड़ा खड़ा रो रहा है। हाँ भाई जल्दी बोल। हाँ बोल। लेक्चर ले रहा हूं। हाँ हाँ ठीक है, जो भी बात है मैं भी करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि भैया हम यहां पर अपनी प्रोसेस को मूवमेंट नहीं करते। मैं एग्जांपल वो छोटे बच्चे का दे रहा था, कॉल आ गया था मुझे। ठीक है भैया। छोटे बच्चे का एग्जांपल क्या है, मान लो एक बच्चा है जिसको बहुत देर से बैटिंग नहीं मिल रही, वो रो रहा है। ठीक है भैया। तब उसको क्या होगा, उसको हम बहुत देर तक अगर टॉलरेट मतलब बहुत देर तक उसको एंटरटेन नहीं करेंगे तो फिर वो अपनी मम्मी के पास जाके शिकायत कर देगा। ठीक है भैया, कि मम्मी ये लोग मुझे खिला नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हर एक शेड्यूलिंग के बाद, हर एक प्रोसेस के बाद हम उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करते रहेंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, अभी जब अगली वाली प्रोसेस बताऊंगा ना, ये इसी चीज के ऊपर बेस्ड रहती है कि कैसे हम प्रोसेस को प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है भैया। पहले इसको नोट करो और इस पॉइंट को मैं अभी आपको थोड़ी देर को समझाऊंगा। इसको पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आपको मैं इस पॉइंट को भी समझाऊंगा अगली वाली प्रोसेस के अंदर। ठीक है भैया, नोट किया गया? ठीक है भैया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। पहले तो ये देखो कि भैया हमारा ये जो मल्टी लेवल क्यू वाला है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, ये काम कैसे करता है। मैंने बोला 3 तरह की प्रोसेस मान ली मैंने। एक सिस्टम प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जो सिस्टम के लिए जरूरी होती है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में मान ली मैंने। ठीक है भैया। उसके बाद इंटरेक्टिव प्रोसेस जिसके संग मैं इंटरेक्शन कर रहा होता हूं, और एक बैच प्रोसेस जो बिहाइंड द सीन्स चल रही होती है। ठीक है भैया। चलो, यहां पर मैंने अपने अपने हिसाब से यहां पर इसको अलग अलग क्या कर दिया, अलग अलग क्यूज, अगली अलग अलग प्रोसेस को अपने अपने हिसाब से क्यू के अंदर डाल दिया। जो सिस्टम प्रोसेस होंगे वो यहां जाएंगी, इंटरेक्टिव प्रोसेस यहां जाएंगी, और बैच प्रोसेस यहां पर आएंगी। ठीक है भैया। ये इस तरह का डायग्राम है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, आप इसको डायग्राम को वहां पर बना के आना। ठीक है भैया, नोट किया गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है भैया? इसका एडवांटेज सिंपल सा ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक फेयर गेम खेलते हैं। हम लोग एक बड़ी सी पोटली के अंदर सारी प्रोसेस को भर देंगे, तो हो सकता है किसी के साथ कोई अन्याय हो जाए। तो यहां पर हम बिल्कुल फेयरनेस के साथ खेलते हैं, डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट क्यूज दे देते हैं, और सीपीयू उस हिसाब से अपने काम को कर लेता है। ठीक है भैया। प्रायोरिटी हुई, चाहे फिर वो अपना इंटरेक्शन हुआ, चाहे वो सिस्टम प्रोसेस हुई। ठीक है भैया। ठीक है भैया। इफिशियंसी है क्योंकि भैया सूटेबल सिस्टम है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से प्रोसेस को क्यू दे रहे हैं, और उसके बाद सारी चीजें उसकी नीड के हिसाब से चलेंगी। ठीक है भैया। चलो, कस्टमाइजेशन है भैया। कस्टमाइजेशन में हो सकता है हम एक और ऐसी क्यू बना लें जो कि मेमोरी के हिसाब से हुआ। अभी तो हमने 3 क्यू बनाई, जो कि एक सिस्टम की प्रोसेस, हमने बोला एक है इंटरेक्टिव प्रोसेस, और एक है हमारी बैच प्रोसेस। मान लो एक क्यू और मैंने बना दी, एक क्यू मैंने और बना ली, जो क्यू क्या करती है, मेमोरी कितना
लेने वाली है प्रोसेस, उसके हिसाब से अपने अंदर प्रोसेस को भरने वाली है। तो यहां पर क्या होगा, हम अपने अपने हिसाब से भी क्यूज को शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है भैया। और हर एक क्यू के लिए खुद की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो सकती है जो कि चेंज भी हो सकती है। क्या धन्यवाद समझ में आई? ठीक है भैया। चलो, डिसएडवांटेज क्या है कि हम अपनी प्रोसेस को माइग्रेट नहीं कर सकते, ये भी बताएंगे कैसे नहीं कर सकते, और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सारी है यहां पर, ये भी अगला एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अब ये जो पॉइंट है ना कि माइग्रेट कैसे नहीं कर सकते, इसको भी मैं बताऊंगा, पहले इस चीज को नोट करो, ठीक है भैया। चलो, मैं थोड़ा बीच में आ जा रहा हूं, क्या नहीं आ रहा हूं? ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की। इसी के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम प्रोसेस को माइग्रेट करते हैं, कैसे हम प्रोसेस को माइग्रेट करते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ठीक है भैया। यहां पर मैं फीडबैक के हिसाब से प्रोसेस को शेड्यूल करता हूं। कैसे करता हूं मैं बताऊंगा। मैंने बोला कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है किसके कंपैरिजन में, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। इससे पहले वाला जो मैंने बताया था उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो दोनों की दोनों सेम काम करते हैं, बस उसके अंदर एक फर्क आ जाता है। इसके अंदर क्या आ जाता है कि भैया हम क्या करते हैं, अपनी प्रोसेस को इंक्रीज करते जाते हैं, उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्या बोला मैंने यहां पे, प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द डिफरेंट क्यूज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड हाउ मच टाइम इट कंज्यूम। मतलब भैया यहां पर मैं अपनी प्रोसेस को क्यूज के ऊपर भी मतलब नेविगेट कर सकता हूं। मैंने बोला मान के चलो ये एक क्यू है, ये एक क्यू है, ठीक है भैया। अभी इससे पहले क्या हो रहा था कि हमारी प्रोसेस जो है वो यहीं पर काम कर रही थी, सीपीयू यहां आता था और बस इसी के अंदर काम हो जाता, ठीक है भैया। लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक के अंदर क्या होता था कि मैं अपनी प्रोसेस को इसके अलावा भी एक दूसरी क्यू के अंदर भेज सकता हूं। किसके हिसाब से भैया, प्रायोरिटी के हिसाब से या टाइम कंजम्पशन के हिसाब से, ठीक है भैया। अभी मैं आपको बताता हूं हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ। अभी एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुकना, ठीक है भैया। इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं एक डायनेमिक फॉर्म के अंदर इसको लिख देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि द अप्रोच इज डिजाइन्ड अ बेटर बैलेंस इंटरेक्शन इन द प्रोसेस। मतलब भैया हम चाहते हैं कि सीपीयू के प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो बैलेंस फॉर्म में काम करे, ठीक है भैया। जो प्रोसेस बहुत देर तक किसी की नजर में नहीं आई है तब भी उसको सीपीयू फेयरली मिलना चाहिए, ये है इसका मुद्दा कुल मिला के, ठीक है भैया। बस यहां पर एक मिनट एक सेकंड के लिए आप एक डायग्राम को देखो और उस डायग्राम से आपको सब कुछ ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है भैया। नोट किया, मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको, एक मिनट रुकना। यहां पर ये आपको कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है भैया। अब डायग्राम देखना, ठीक है भैया। मैंने क्या बोला, मान लो मेरी एक क्यू नंबर 1 है, ये मेरी क्यू नंबर 1 है, इसके अंदर एक प्रोसेस आई क्यू, ठीक है भैया। मान लो इसके अंदर एक प्रोसेस आई क्यू, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हो, Q1, ठीक है भैया, Q2, ठीक है, Q3, ऐसे बहुत सारी प्रोसेस होंगी, ठीक है भैया। ये सारी हाईएस्ट प्रायोरिटीज की प्रोसेस थी, ठीक है भैया। मैंने यहां पर एक एल्गोरिथम लगाई जिसके अंदर मैंने इसको शेड्यूल कर दिया, जिसके अंदर ये एक प्रोसेस थी जिसको टाइम नहीं मिला, एक ये प्रोसेस थी जिसको टाइम नहीं मिल गया। ये सारी प्रोसेस अपना अपना काम खत्म करके और यहां से निकल गई बाहर, ठीक है, ये यहां से बाहर निकल गई। लेकिन ये प्रोसेस अभी भी बच गई है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी इस तरीके से काम नहीं करती, मैं काम करता हूं, ये देखो मैंने उल्टा बोल दिया। मैंने बोला यहां से, मान के चलो यहां से सुनना, दोबारा मेरी बात सुनना। मैंने बोला यहां से मेरी कुछ प्रोसेस है जिसका नाम है Q1, Q2 और Q3 प्रोसेस यहां से एंटर करें, ठीक है भैया। यहां पर कुछ शेड्यूलिंग हुई जिसके अंदर Q1, Q2, Q3 जो है वो कंप्लीट होके यहां से बाहर निकल गए। क्या हो गई भैया, यहां से बाहर निकल गए। क्या नहीं समझ में, यहां से वो बाहर निकल गए, ठीक है भैया। यहां पर क्या बची, यहां पर बची Q2 प्रोसेस, एक Q प्रोसेस जो इसके अंदर अटक के रह गई, उसको समय नहीं मिला, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद ये हुआ कि ये जो Q प्रोसेस है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब एक प्रायोरिटी ऊपर पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब दोबारा से सीपीयू आएगा तब उसके लिए इस क्यू का महत्व जो है वो पहले से बढ़ जाएगा। मतलब भैया वो छोटा बच्चा मानेगा जिसको बहुत देर से बैटिंग नहीं मिली है, ठीक है भैया, इसको बहुत देर से अटेंशन नहीं मिला है, तो यहां पर इसकी प्रायोरिटी जो है वह इस प्रोसेस से पहले उस प्रोसेस से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्या नहीं समझ में, ठीक है भैया। अब मान के चलो वो क्यू प्रोसेस यहां पर है और यहां पर मान लो RST बहुत सारी प्रोसेस हैं जो यहां पर शेड्यूल हो रही हैं, ठीक है भैया। मान लो क्यू को अभी भी सीपीयू नहीं मिला, मान लो क्यू को यहां पर अभी भी सीपीयू नहीं मिला, तो क्या होगा भैया, उसके बाद वो यहां से उठ के जाएगी भैया कहां पर, क्यू प्रोसेस पर। इस क्यू प्रोसेस जो है वो अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे पहुंच जाएगी। अब यहां पर जाके उसको चाहिए, मतलब चाहिए
क्या मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है भैया। ये एग्जांपल आपका एक और तरीके से सोचा जा सकता है। मैंने बोला कि मान के चलो आज अपना जो न्याय सिस्टम होता है, मतलब जो आपको कोर्ट सिस्टम होता है ना, कि लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भैया। तो मान के चलो कोई एक व्यक्ति था जिसको गलती से कोई गलत कंप्लेन हो गई, जिसके ऊपर कोई गलत कंप्लेन हो गई, तो लोकल कोर्ट ने उसको सजा दे दी, ठीक है भैया। मैंने बोला कि मान लो कोई एक क्यू आदमी है जिसके ऊपर गलत कंप्लेन हो गई, ठीक है भैया, ये निर्दोष है, मैं नहीं बोल रहा ये दोषी है, मैंने बोला निर्दोष है, पर इसके ऊपर गलत कंप्लेन हो गई, ठीक है भैया। और इसको क्या हुआ, इसको गलती से कोई ना कोई जेल हो गई या फांसी हो गई, कुछ भी, फांसी का सजा नहीं लेकिन कुछ जेल वेल हो गई, ठीक है भैया। चलो, तो उसने क्या बोला, उसने हाई कोर्ट पे बोला, और हाई कोर्ट पे अब इस आदमी की जो गुहार है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है भैया। अब मान लो इंपॉर्टेंट हो गई पर उसको यहां पर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो जाएगा ऊपर अपर कोर्ट पे, और यहां पर इसकी प्रायोरिटी बिल्कुल हाई हो जाएगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल अपर कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है भैया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? मैं बिल्कुल यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है, बस मैं ये बोल रहा हूं कि भैया प्रायोरिटी जो है वो इस पर्टिकुलर आदमी की, जो कि हर जैसे जैसे वो ऊपर चला जाएगा, जैसे जैसे उसको अपने पर्टिकुलर जोन में अटेंशन नहीं मिलेगा, तो वो और ऊपर चला जाएगा, और फिर लास्ट वाले के ऊपर इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, और यहां पर इसको मिलना प्रायोरिटी, इसको मतलब इसको सीपीयू मिलना ज्यादा हो जाएगा, मतलब चांसेस इसके बढ़ जाएंगे, ठीक है भैया। तो बेसिकली जो माइग्रेट होने का मतलब था इंटर द क्यूज, वो इसका मतलब ये होता है, जो मैंने आपको बोला था कि आपकी प्रोसेस जो है वो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर माइग्रेट नहीं करती, पर यहां पर माइग्रेट करती हैं, ठीक है भैया। इसके अंदर जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो ये समझ लो भैया, मल्टी लेवल क्यू विद अ डिफरेंट प्रायोरिटीज, ठीक है भैया। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद द डिफरेंट प्रायोरिटीज, ठीक है भैया। हमारी प्रोसेस का मूवमेंट हो सकता है बिटवीन द क्यूज, ठीक है भैया, ठीक है भैया। किस बेसिस पे? एजिंग मैकेनिज्म, मतलब भैया वो प्रोसेस पिछली वाली कितनी पुरानी हो गई थी, मतलब भैया मान लो ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे थी, ठीक है भैया, तो लोएस्ट प्रायोरिटी पे इसको कोई नहीं, कुछ कोई किसी ने अटेंशन नहीं दिया, उसके बाद मान लो ये उससे ऊपर वाली पे आई, मान लो इधर से भी इसको किसी ने अटेंशन नहीं दिया, तो ये प्रोसेस अब बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी पे पहुंच चुकी है, तो भैया ये बहुत पुरानी प्रोसेस है, बहुत देर से बैठी हुई है, तो एजिंग मैकेनिज्म के बेस पे हम क्या करते हैं, इसको शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है भैया। और हर एक प्रोसेस की, हर एक क्यू की अपनी खुद की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी हो सकती है, ये इसका चौथा पॉइंट हो जाता है, ठीक है भैया। तो यहां पर हमने मल्टी लेवल क्यू के बारे में बताया कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर अपने अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग क्यू को असाइन कर देते हैं, पर वहां पर दिक्कत ये होती है कि भैया हम लोग माइग्रेशन नहीं करते प्रोसेस का, ठीक है भैया। उसके बाद हमने बताया मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर हम प्रोसेस को माइग्रेट करते हुए जाते हैं, ये डायग्राम आपको वहां पर बनाना है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो, बहुत बढ़िया। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो मैंने बोला भैया हमारे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर फेयरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, कि हम लोग अंत में सारी प्रोसेस को कंप्लीट करके ही भेजते हैं, भले ही वो बहुत देर से वेट कर रहे हो, ठीक है भैया, ठीक है भैया। क्या बात नहीं मैं समझ में आई, ठीक है भैया। हमारे ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब हम अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन करते रहते हैं, ठीक है भैया। स्टारवेशन प्रिवेंट होता है कि बहुत देर तक कोई प्रोसेस वेट नहीं करती, वो कर रही होती है तो उसकी प्रायोरिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है भैया। पर एक कॉम्प्लेक्सिटी है भैया, कॉम्प्लेक्सिटी है क्यों? क्योंकि हम बार बार क्यू को ऊपर भेज, मतलब बार बार प्रोसेस को क्यूज के अंदर ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। एक ओवरहेड यही वाला है कि भाई एक के अंदर उसको अटेंशन नहीं मिला तो उसको अलग अगर ऊपर भेजो, उधर भी नहीं मिला तो फिर ऊपर भेजो, फिर ऊपर उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखो, तो ये एक ओवरहेड हो जाता है, एक सरदर्दी हो जाती है। क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया। चलो, ये भी हमको लगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है भैया। तो यहां पर फाइनली ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है। सारी की सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो हमने इस पूरे एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली। मेरे लिए एक लेक्चर है, हो सकता है आपको इस लेक्चर के काफी सारे पार्ट्स देखने को मिल जाए, ठीक है भैया। इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। हम एल्गोरिथम एवेल्युएशन करेंगे, उसके ऊपर भी 2-3 पॉइंट है हम पढ़ाएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इसी तरह।